सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट एक्शंस के ऊपर। कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं? स्टॉक आप बाय करते हैं तो उसके बीच बीच में कॉर्पोरेट कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस आते रहते हैं। तो उस कॉर्पोरेट एक्शंस को आप कैसे, क्या होते हैं और कैसे आप एग्जामिन कर सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, मैं खुद बिजी था अपने स्टडीज़ के रिलेटेड। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कॉर्पोरेट एक्शंस के ऊपर। फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की डिटरमाइन होती है इन कॉर्पोरेट एक्शंस के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever. तो आइए पहले हम जानते हैं कि कॉर्पोरेट एक्शंस होते क्या हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस कुछ फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स होते हैं जो कंपनी अंडरटेक करती है, जिसके वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में चेंज आ जाता है। आइए देखते हैं कंपनी की, अगर आपको इस कॉर्पोरेट एक्शंस की एक गुड अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को भी डिटरमाइन कर पाएंगे, और उसकी हेल्थ कैसी है, अच्छी है या बुरी है, आप उसे भी देख पाएंगे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को। इस कॉर्पोरेट एक्शंस में टोटल हम 5 कॉर्पोरेट एक्शंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस आज के टाइम पे हैं। पहला तो है डिविडेंड, सेकंड इज़ बोनस इशू, थर्ड इज़ स्टॉक स्प्लिट, एंड फोर्थ इज़ राइट इशू, एंड द लास्ट वन इज़ बायबैक ऑफ शेयर्स। ये 5 कॉर्पोरेट एक्शंस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके वजह से कॉर्पोरेट एक्शंस, पहले तो हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट एक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के की मैनेजरल पर्सन्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस को पुट फॉरवर्ड करते हैं इन मीटिंग में। वो बनाते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस क्या करना है, और ये अप्रूव्ड होता है विद द वोटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अप्रूव करते हैं इन मीटिंग्स के एजेंडास को, जो ये कॉर्पोरेट एक्शंस पुट फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं अपने कॉर्पोरेट एक्शंस को। हम अपने पहले पॉइंट पे जाते हैं, जो है डिविडेंड। डिविडेंड कंपनी क्यों देती है, डिविडेंड क्या होता है, पहले आइए देखते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मीन्स कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स आते हैं, जो भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स कमाती है, वो कंपनी प्रॉफिट्स में से कुछ एक पीस हमें एज ए शेयर होल्डर्स को देती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो मालिक होते हैं कंपनी के, तो उन्हें कंपनी जो भी प्रॉफिट्स कमाएगी उसमें से कुछ हिस्सा देती है शेयर होल्डर्स को। तो सिंपली मैं एक एग्जांपल थ्रू आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। समझिए कंपनी ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं लास्ट ईयर में, तो ये साल कंपनी फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है। फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, दोनों में मैं आपको समझाऊंगा दोनों क्या होते हैं। तो फाइनल डिविडेंड कंपनी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो फाइनल डिविडेंड कंपनी देना चाहती है, तो कंपनी डिसाइड करती है कि वो पर शेयर कुछ 70 रुपीज़ या 50 रुपीज़ का एग्जांपल लेके चलते हैं, पर शेयर 50 रुपीज़ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने शेयर होल्डर्स को। तो जैसे कि अगर मेरे पास 10 शेयर है तो 50 के हिसाब से मुझे 500 रुपये आ जाएंगे मेरे अकाउंट में। तो इस तरीके से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 1% देती है, मतलब अपने प्रॉफिट्स में से। कंपनी प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा अलग करती है, वो एज अ डिविडेंड बांट देती है, उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड करके, मीन्स जितना भी पर शेयर उसका रुपीज़ निकल के आता है उतने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कंपनी। तो ये डिविडेंड का एक सिंपल सा मैं ओवरऑल एक आपको एग्जांपल दिया। अभी इसमें देखते हैं कि कंपनी डिविडेंड देना कंपनी के ऊपर कंपलसरी नहीं है। कंपनी चाहे तो अपने जो भी फंड्स वो प्रॉफिट्स आए हैं वो उसको क्लॉबैक कर सकती है अपने बिजनेस में। अगर उसे डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो नहीं करेगी, कंपनी उसे अपने बिजनेस में ही यूटिलाइज़ करेगी। अगर जो अभी यंग कंपनीज़ है, जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज़ है, स्मॉल इंडस्ट्रीज जिसको बोल सकते हैं, स्मॉल कैपिटल कंपनीज़, वो यूजुअली डिविडेंड्स नहीं देते हैं, क्योंकि उनको फंड्स की ज़रूरत होती है, फंड्स डिस्ट्रीब्यूट वो नहीं करते हैं। वो डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, इसलिए वो कंपनीज़ अपने बिज़नेस को ग्रो करने में या न्यू प्रोजेक्ट्स में वो पैसा डाल देते हैं। तो यही हम समझते हैं कि डिविडेंड्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट्स देखते हैं कि की फैक्टर्स क्या होते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर करने का एक प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो समझिए डिविडेंड्स में टोटल हम देखते हैं 4 डेट्स होती हैं। डिविडेंड में 4 डेट्स होती है। पहले तो है डिक्लेरेशन डेट, फिर रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट एंड डिविडेंड पे आउट डेट। तो ये 4 डेट में काम कैसे करते हैं? पहला जो स्टेप आता है हमारा वो होता है डिक्लेरेशन डेट। डिक्लेरेशन डेट इज़ द डिविडेंड डिक्लेयर डेट इज़ जिस दिन कंपनी की एजीएम हो रही है, एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, उस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के डिविडेंड का प्रोस्पेक्ट आगे रखते हैं।
कि हम इतना ये डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो शेयर होल्डर्स इसे अप्रूव करेंगे एंड देन वो डिविडेंड इशू हो जाएगा। तो इसके बीच में भी कुछ प्रोसेस होते हैं। डिक्लेरेशन डेट पे डिविडेंड अप्रूव्ड होता है कि हाँ 50 रुपये का डिविडेंड जाना है, तो 50 रुपये का डिविडेंड कंपनी अप्रूव करती है, शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। देन उसके बाद कंपनी के शेयर्स अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है तो वो डेली ट्रेड होते हैं। इट्स गो इन टू द मल्टीपल हैंड्स, तो वो बहुत लोगों के हाथ में जाते हैं वो शेयर्स। अभी एग्जैक्ट किसके हाथ में वो डिविडेंड जाना चाहिए, समझ सकते हैं अपन, किसके पास वो डिविडेंड जाना चाहिए, तो वो कंपनी कैसे डिटरमाइन करेगी। तो उसके लिए कंपनी रिकॉर्ड डेट को देखती है। तो रिकॉर्ड डेट का कॉन्सेप्ट इधर आता है। रिकॉर्ड डेट में क्या होता है कि कंपनी उस दिन, रिकॉर्ड डेट के दिन, कंपनी मीन्स ये AGM से होने के डिक्लेरेशन डेट से लेके रिकॉर्ड डेट के बीच में 30 दिन का फ़र्क होता है। 30 दिन के अंदर कंपनी के शेयर्स, अगर रिकॉर्ड डेट पे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की रजिस्टर देखती है कि कितने शेयर होल्डर्स है, जो अपडेट होते रहती है वो रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन्ड है। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स डीमैट हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन्ड होगी, तो वो कंपनी की रजिस्टर रोड अपडेट होगी कि ये आज के दिन पे ये शेयर होल्डर्स था, कल के दिन पे ये शेयर होल्डर है। तो कंपनी उस रिकॉर्ड डेट तक के शेयर होल्डर्स को देखती है कि उस दिन तक किसके हाथ में वो शेयर्स था। इसे एक्स डेट भी कहा जाता है। ये एक्स डेट, डिविडेंड एक्स डेट एंड डिविडेंड रिकॉर्ड डेट इज़ द सेम। तो एक्स डेट पे ही कंपनी देखेगी कि एक्स डेट पे कंपनी शेयर होल्डर्स जो रहेंगे मार्केट में उनको ही डिविडेंड अलॉट होंगे, चाहे उसके बाद वो शेयर्स किसी को भी जाए, उस दिन तक का कंपनी उस नेम को लॉक कर देगी डिविडेंड के लिए। तो कंपनी डिविडेंड जब डिक्लेयर करेगी तो एक्स डेट के दिन जो भी शेयर होल्डर्स रहेंगे उनको ये डिविडेंड जाना है। कंपनी इसको एग्जाम, क्योंकि इंडिया में T+2 डे का ट्रेडिंग जो टर्मिनल चलता है वो है। मीन्स अगर आपने शेयर आज खरीदे तो आपके 2 दिन बाद अकाउंट में आने हैं, तो इसके लिए 2 दिन पहले के भी देखे जाएंगे, क्योंकि वो 2 दिन के बाद आ जाएंगे अकाउंट में। वो थोड़ा सा टेक्निकल है, आप डिटेल में जाएंगे तो आपको उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज मिल जाएंगी। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल के वे में बता रहा हूँ। तो उस दिन के बाद, रिकॉर्ड डेट के बाद, डिविडेंड पे डेट जो आएगी, उस डिविडेंड पेमेंट डेट जो रहती है उस दिन डिविडेंड पे हो जाता है। फाइनली जो भी आपका जो बैंक अकाउंट है जो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक होता है, उस अकाउंट में आपके पैसे आ जाते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर उसी दिन होगा, डिविडेंड डिक्लेयर AGM में होगा एंड रिकॉर्ड डेट पे शेयर होल्डर्स की लिस्ट आएगी किसको जाने हैं डिविडेंड, and dividend declared is the final in which the company made the payment। तो आपको पेमेंट उस दिन को आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये डिविडेंड का पॉइंट आपको अच्छे से समझा होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी इशू है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कॉर्पोरेट एक्शन है हमारा वो है बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है देखते हैं। बोनस इशू में कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है। मीन्स कंपनी डिविडेंड अगर कंपनी को पे नहीं करना है तो कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व्स होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो कंपनी का प्रॉफिट जो होता है वो कंपनी रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है। कंपनी का बहुत अगर अच्छे खासे रिजर्व्स है तो कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकती है, या तो वो एक कर सकती है बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू में कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स एडिशनल देती है शेयर होल्डर्स को विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। मीन्स की कंपनी अगर स्टॉक डिक्लेयर कर रही है 2:1 में, तो जैसा कि मेरे पास अगर 100 इक्विटी शेयर्स है तो मेरे पास कंपनी के बोनस शेयर्स जो आएंगे वो आएंगे 200 शेयर्स जो कंपनी मुझे देगी। तो कंपनी नो एक्स्ट्रा कॉस्ट में मुझे 200 शेयर्स दे रही है। तो ये बोनस इशू का कॉन्सेप्ट होता है। इस इशू के बाद कंपनी के शेयर प्राइस जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वो होना ही है। क्योंकि अगर कंपनी ज़्यादा शेयर इशू कर रही है, मार्केट में उस चीज़ की ज़्यादा सप्लाई है, तो इन शॉर्ट उसकी डिमांड कम हो जाती है। बेसिक इकोनॉमिक्स है ये, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो उसका प्राइस पे भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट आता है। लेकिन ये स्टॉक का करेक्शन नहीं है, वो टाइम टू टाइम वापस डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, स्टॉक प्राइस बढ़ ही जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि सेकंड पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये कंपनी एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे आपको डिविडेंड की जगह कंपनी के एक्स्ट्रा शेयर्स दे देती है। जो भी शेयर होल्डर्स उस डेट को एज अ रजिस्टर में है, जिसके पास जितने शेयर्स हैं उसके रेशियो में, और जो कंपनी डिक्लेयर करती है अपना रेशियो, उस हिसाब से वो आपको बोनस शेयर्स दे देगी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टॉक स्प्लिट का कॉन्सेप्ट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है पहले हम देखते हैं। स्टॉक स्प्लिट सुन के आप एकदम वियर्ड सा फील मत कीजिए।
स्टॉक स्प्लिट सिंपली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर कंपनी के आज के टाइम पे कंपनी कोई, जैसे रिसेंटली टाटा स्टील ने स्टॉक स्प्लिट किया था, मैं आपको उसके रिलेटेड बताऊंगा। तो स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट में कंपनी के अगर आपके पास 100 शेयर्स है और कंपनी ने डिक्लेयर किया कि वो अपनी स्टॉक स्प्लिट कर रही है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ शेयर्स को वो ला रही है 1 रुपी पर शेयर पे, तो उसका मतलब कंपनी के स्टॉक का प्राइस तो कम होगा ही होगा। और कंपनी के स्टॉक का जो आपके पास समझिए कि 10,000 के शेयर है कंपनी के आपके पास एक, तो 10,000 के शेयर है, उसके कंपनी 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले हैं। तो मीन्स कि 10 रुपये में आपको एक शेयर आ रहा था और अभी आपको 10 रुपये में 10 शेयर आएगा, क्योंकि कंपनी के एक शेयर की वैल्यू हो गई है 1 रुपया। तो समझिए आपके पास 100 शेयर है और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 10,000। 100 शेयर आपने 10,000 में लिए थे, मीन्स आपके 100 शेयर थे, 100 रुपये का एक शेयर था। तो वो अभी 10 रुपये का हो गया, 1 रुपया हो गया, तो अभी वो आपके शेयर्स की वैल्यू हो गई है 10 रुपये। 10 रुपये हो गई और आपके पास 10,000 शेयर है, मीन्स आपके पास वो शेयर 1,000 हो गए हैं। थोड़ा सा टेक्निकल मैं आपको समझाता हूँ। मीन्स आपने जब स्टॉक को परचेज़ किया था तो आपने 100 शेयर लिए थे 100 रुपये के हिसाब से, जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकल के आती है 10,000। 10,000 रुपये की आपने इन्वेस्टमेंट आपने की थी और एट द नेक्स्ट डे कंपनी बोली कि आपको वो स्टॉक स्प्लिट हो जाएंगे। मीन्स आपने वो आपके शेयर जो है 100 रुपये के, वो हो जाएंगे एक शेयर 10 रुपये का। एक शेयर 10 रुपये का होने के बाद कंपनी की जो फेस वैल्यू अगर 10 है कंपनी की, 90 रुपये उसका प्रीमियम था जो आपने दिया था कंपनी को, तो वो 10 रुपये जो आपको 10 रुपये फेस वैल्यू है वो 1 रुपया हो गई है। मीन्स अभी आपको जो भी आपके एक शेयर का प्राइस पड़ेगा वो आपको 10 रुपया पड़ेगा, आपने 100 रुपये दिया था। तो कंपनी उसका बेनिफिट आपको इस तरीके से दे देगी कि आपके जो नंबर ऑफ़ स्टॉक्स है ना वो कंपनी बढ़ा देगी। मीन्स आपके पास कितने 100 शेयर थे, आपके पास 100 शेयर थे, वो कंपनी 1000 शेयर कर देगी, आपके 1000 शेयर कर देगी, लेकिन एक शेयर की जो वैल्यू रहेगी वो कम कर देगी। 1000 शेयर हो जाएंगे लेकिन एक शेयर की कीमत हो जाएगी 10 रुपया। तो इन शॉर्ट आपके पास तो इन्वेस्टमेंट 10,000 की ही है, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं बढ़ेगी, सिंपली आपके नंबर ऑफ़ स्टॉक्स बढ़ जाएंगे एंड वैल्यू उतनी ही रहेगी। इसमें आपको कुछ भी प्रॉफिट या कुछ भी लॉस नहीं है, बस कंपनी नंबर ऑफ़ स्टॉक्स इंक्रीज़ कर देती है। वो कंपनी के कैपिटल के रिलेटेड कंपनी इसका डिसीजंस लेती है, कंपनी को अपने कैपिटल को कैसे दिखाना है, नंबर ऑफ़ शेयर्स में दिखाना है, तो कंपनी उसके रिलेटेड अपने डिसीजंस लेती है। तो सिंपली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंपनी चाहे बस नंबर ऑफ़ स्टॉक्स को बढ़ा देती है और जो पर शेयर का प्राइस रहता है वो कम कर देती है फेस वैल्यू को। तो कंपनी की इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी, कुछ फ़र्क उसमें आना नहीं है, बस नंबर ऑफ़ शेयर ज़्यादा रहेंगे। इन शॉर्ट अगर टाइमली वो बेसिस पे वो शेयर्स बढ़े, शेयर्स के वैल्यू बढ़ी, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा एप्रिसिएशन के फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझा होगा। तो अगर कुछ भी इसके रिलेटेड आपको अभी तक 3 जो भी पॉइंट हुए हैं उसके रिलेटेड आपको कुछ भी इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है राइट इशू का पॉइंट। राइट इशू का पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। राइट इशू के पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ, राइट इशू इज़ द सेकंड IPO। मीन्स IPO तो आपको समझा ही होगा कि कंपनी जब फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स से पैसा रेस करना चाहती है। लिमिटेड कंपनीज जो लिस्ट होती है पब्लिक लिस्टेड, तो वो शेयर होल्डर मतलब पब्लिक से पैसा रेस करती है और उनको अपने शेयर होल्डर्स बना देती है। तो राइट इशू में सेम कंपनी जब मार्केट में ऑलरेडी लिस्ट है और कंपनी को एडिशनल कैश की ज़रूरत है तो वो राइट इशू करती है। कंपनी राइट इशू के लिए डायरेक्ट ओपन मार्केट में नहीं जा सकती है, कंपनी को राइट इशू अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। फर्स्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देने के लिए कंपनी के जो भी, जैसा कि मैं कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हूँ, मैंने IPO के थ्रू जब से कंपनी में कोई XYZ कंपनी में पैसा डाला था तो उसके शेयर्स मेरे पास अभी भी है। तो उसकी जो कंपनी एडिशनल कैश अगर रिक्वायरमेंट है कंपनी को, तो वो पहले मुझसे पूछेगी कि हम इतने शेयर आपको दे रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, कंपनी अगर मार्केट प्राइस पे ही शेयर अपने इशू करेगी तो मैं उससे अच्छा मार्केट प्राइस से ही ले लूँगा उस शेयर को। तो कंपनी मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पे ही शेयर देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो इसमें मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ। कंपनी अगर इन शॉर्ट ऐसा बोली कि हम 1:4 के रेशियो में अपने राइट इशू के शेयर्स आपको अलॉट करेंगे,
तो अगर मेरे पास जैसे कि समझिए 200 शेयर्स हैं, तो मेरे को 1:4 का मतलब है कि हर 4 शेयर पे मुझे 1 शेयर मैं ले सकता हूँ। तो मेरे पास 200 शेयर है, तो मीन्स मैं 50 शेयर्स ले सकता हूँ कंपनी के। 50 शेयर से ज़्यादा मैं नहीं ख़रीद सकता हूँ कंपनी के राइट इशू में, जो सस्ते मिलते हैं। मीन्स अगर शेयर का प्राइस है 500 रुपया, 500 रुपया और कंपनी मार्केट प्राइस है 500 रुपया, कंपनी उसे बोलेगी कि हम 20% डिस्काउंट में दे रहे हैं, मीन्स 400 रुपये में कंपनी शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देगी। तो ये सेकंड IPO भी इसे कहा जाता है, जब सेकंड टाइम कंपनी मार्केट से फंड्स रेज करती है, वो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से ओनली। तो इसे कहते हैं राइट इशू। राइट इशू में शेयर होल्डर्स अपने राइट को रिनंसिएशन भी कर सकता है। मीन्स कि अगर शेयर होल्डर्स, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं अगर समझिए 50 शेयर्स के लिए एलिजिबल हूँ, तो मैं 20 शेयर्स खरीदूँगा और मैं 30 शेयर्स किसी और को बोलूँगा कि तुम खरीद लो। तो इसमें मैं अपना भी कुछ भी अमाउंट उससे रिकवर कर सकता हूँ। मीन्स कि मेरे को मिल रहे हैं 400 में, चाहे मैं उसको बोलूँगा 450 में ले लो इस शेयर को, तो 50 रुपीज़ मैं रखूँगा उस 30 शेयर का, क्योंकि मैंने उसको ये राइट दिया हूँ। तो 30 रुपये मैं रख लिया, जैसे 50 रुपीज़ मैं रख लिया और मैंने 400 रुपीज़ कंपनी को दे दिया। कंपनी को तो रिक्वायरमेंट 400 की है, उसके ऊपर मैं कितना भी कमाऊँ, दैट्स नॉट द कंपनी बिजनेस। तो वो मैं उससे लेके आगे ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये रेन्यूंसिएशन ऑफ राइट्स भी इसमें होता है राइट इशू में। तो ये उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझा होगा। तो कुछ भी इशू है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट। तो हमारा लास्ट जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो है बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बायबैक ऑफ शेयर्स में कंपनी क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। कंपनी अपने ही शेयर वापस ख़रीद लेती है। ये आप समझिए कि कंपनी ऐसा क्यों करती है। पहले तो हम देखते हैं कि कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। कंपनी को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना होता है, शेयर बेसिस पे अच्छी है। कंपनी को अपने शेयर बेसिस, जो भी कंपनी के शेयर के बेसिस पे जो प्रॉफिट्स हैं, कंपनी वो बताना चाहती है कि कंपनी के वो शेयर बेसिस पे प्रॉफिट्स की होल्ड स्ट्रॉन्ग है। तो कंपनी इसलिए बायबैक कर लेती है। कंपनी बायबैक इसलिए भी करती है कि कंपनी को अपने टेक ओवर्स को लेके बहुत चिंता होती है कि कोई आउटसाइडर कोई आउटसाइडर कंपनी मींस कोई बल्क में स्टॉक अगर ख़रीद ले, मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी एट दी एंड अगर ज़्यादा डंप हो गया है स्टॉक मार्केट में, बहुत लोग ने अगर बेच दिया है, तो कोई कंपनी आके एक ही बार में अगर ख़रीद ली तो उसके पास इनडायरेक्टली बहुत सारे मींस राइट्स आ जाएंगे, वोटिंग राइट्स आ जाएंगे। उसके बाद वो 50% तक तो ख़रीदता नहीं है कोई। अगर इंच कभी हुआ कि कोई 50% के रिलेटेड ख़रीद लिया स्टॉक कोई कंपनी का, कोई दूसरी कंपनी है, तो इन शॉर्ट वो कंपनी वैसे ही उसके हाथ में चली गई। तो उसके टेक ओवर से बचने के लिए कंपनी बायबैक करती है अपने शेयर्स को। कंपनी बायबैक इसलिए भी करती है क्योंकि कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स की नज़र में अच्छा बनना होता है। कंपनी अगर इतना फंड्स दे के ख़रीद रही है, रिसेंटली बायबैक हुआ था TCS का, टाटा कंसल्टेंसी का लास्ट ईयर ही बायबैक हुआ था। उसमें कंपनी ने पर शेयर जो मांगा था प्राइस वो था 4500 और कंपनी का मार्केट में उस टाइम पे शेयर चल रहा था 3800 का, 3800 के रेंज पे कंपनी के शेयर मार्केट में चल रहे थे और कंपनी ने 4500 पर शेयर मांगा था। तो इतना कंपनी पे करके मार्केट के ऊपर पैसा पे करके अपने शेयर्स को रिटर्न खरीदती है। तो शेयर होल्डर्स में भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार कंपनी ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल कर सकते हैं कंपनी के ऊपर। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कंपनी को अपना कैपिटल भी कम करना होता है, कंपनी को ज़्यादा लाइबिलिटी साइड नहीं दिखानी होती है, तो इसलिए कंपनी बायबैक करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारे कॉर्पोरेट एक्शंस आपको समझ गए होंगे। अगर कुछ भी इशू है आपको इस वीडियो के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।